हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में। ऑलरेडी हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम प्रोडक्ट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ यूजर स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी, राइट? सो हमने जब बात करी थी यूजर स्टेटस की, तो हमने उसमें डिस्कस किए थे 2 पार्ट्स। एक होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स, राइट? तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम आगे के टॉपिक्स को इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर आप में से किसी ने अभी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में हर बार एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया ही है, मिनिमम एक क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? और अगर मैं यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि ये मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए, ठीक है? आपकी भी हेल्प हो और आपके साथ वालों की भी हेल्प हो जाए, ओके? और अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है? इग्नू ई पाठशाला को फॉलो करना मत भूलिएगा, जहाँ पे मैं रेगुलरली इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स आपको देती रहती हूँ। अगर इग्नू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई नोटिस आता है, तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देती हूँ, ओके? सो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और जहां तक रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में। तो आपको याद होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में। तो हमने उसमें सबसे पहला बेसिस डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ यूजर स्टेटस, राइट? तो यूजर स्टेटस के बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स, जो कि हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल गुड। अब इंडस्ट्रियल गुड्स का क्या मतलब हुआ? ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे गुड्स जो कि फाइनल कंजम्पशन पे अभी नहीं आए हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज हैं उन गुड्स को फर्दर यूज करती हैं, उन्हें प्रोसेस करती हैं, उसके बाद उन्हें फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है? तो इन प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। वो क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। ये कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज इसको प्रोडक्शन में अपने यूज करती हैं, फर्दर इसको प्रोसेस करती हैं, फिर वो जब फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाता है तब वो कंज्यूमर्स को सप्लाई करती है, और फिर यही प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए क्या बन जाता है? कंज्यूमेबल गुड बन जाता है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन पर्सनल इन नेचर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो कमर्शियल यूज प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इंडस्ट्रियल गुड्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो इंक्लूड होते हैं मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, आपके कंपोनेंट्स हो गए, ओके, फार्म प्रोडक्ट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, राइट? नाउ इंडस्ट्रियल गुड्स को हम 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके? पहला है हमारा रॉ मटेरियल्स, नेक्स्ट है फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स एंड पार्ट्स, थर्ड है इंस्टॉलेशंस, फोर्थ है एसेसरी इक्विपमेंट्स एंड फिफ्थ है ऑपरेटिंग सप्लाईज, ओके? तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे अनप्रोसेस्ड मटेरियल्स जो कि इंडस्ट्रीज यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? हमारे रॉ मटेरियल्स, ठीक है? प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल्स का क्या रहता है? मेजर रोल रहता है। ये एक तरह से बेसिक मटेरियल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, ओके? और ये रॉ मटेरियल्स जनरली नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब कि ये मैंने आपको बताया ही अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब इनको प्रोसेस नहीं किया जाता है, ठीक है? तो ये एनवायरनमेंट में नेचुरल स्टेट में मिलते हैं, जैसे हमारे हो गए मिनरल्स हो गए, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, लैंड हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट हो गए। और अगर एग्रीकल्चर गुड्स की बात करूं तो कॉटन हो गई, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं, ठीक है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि मिल्क एक रॉ मटेरियल है, ठीक है? अब कोई इंडस्ट्री हो सकता है मिल्क को यूज करती है और वो कर्ड बनाती है, ठीक है? कोई और इंडस्ट्री है वो मिल्क को यूज करके
पनीर बनाती है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रॉ मटेरियल को यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म किया जा रहा है। तो हर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का यूसेज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स एंड पार्ट्स। अब ये फैब्रिकेटिंग मटेरियल हमारे रॉ मटेरियल से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने रॉ मटेरियल में क्या बात करी कि वो एक अनप्रोसेस्ड मटेरियल होता है, मतलब कि वो नेचुरल स्टेट में एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है, राइट। अब अगर मैं फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स की बात करूं तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं कुछ हद तक, ठीक है। प्रोसेस हुए हैं लेकिन कुछ हद तक, और आगे इनको प्रोसेस करना बचा भी है, ठीक है। इसका अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं तो यान का अगर एग्जांपल हम कंसीडर करें, यान मतलब होता है धागे, ठीक। क्या धागा नेचुरल स्टेट में एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है? नहीं होता है, राइट। इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है तब वो यान बनता है, तब वो एक धागा बनता है, राइट। फिर जब इस यान को प्रॉपरली मशीन में डाला जाता है, देन मशीन प्रोसेस करती है, उसके बाद इससे क्लॉथ बनता है ना। तो हमने देखा कि यान को हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, हालांकि वो पहले से थोड़ा बहुत प्रोसेस हो चुका था, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ही प्रोसेस हुआ था कि हम उसको फाइनल प्रोडक्ट नहीं मान सकते थे, राइट। So unlike raw materials, fabricating materials and parts have already been processed to some extent but may need further processing before actual use. Okay? So I hope ये point clear हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसेसरी इक्विपमेंट। ऐसे इक्विपमेंट्स या ऐसे इंडस्ट्री मटेरियल्स जो कि प्रोडक्ट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं लेकिन ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एसेसरी इक्विपमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई इंडस्ट्री है जो कार मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसमें मशीनरीज की भी जरूरत होगी, टायर्स की भी जरूरत होगी, ठीक है। उनकी फिटिंग्स भी करनी पड़ेगी, तो फिटिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैंड टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या हैंड टूल्स फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं? नहीं बनते हैं। लेकिन इनके बिना क्या उस प्रोडक्ट को एक साथ लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है ना, क्योंकि कार बन गई लेकिन अगर कार में टायर नहीं फिट हो पा रहा है तो वो कार किसी काम की तो नहीं है। तो वहां पे हैंड टूल्स का मेजर रोल रहता है कि नहीं रहता है, राइट। तो एसेसरी इक्विपमेंट्स हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशंस में, लेकिन ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका ऑपरेटिंग सप्लाईज। अब जैसे कंज्यूमर गुड्स में हमारा होता है कन्वीनियंस गुड या कन्वीनियंस प्रोडक्ट, सिमिलरली इंडस्ट्रियल गुड्स में सेम पैटर्न पे होता है हमारे ऑपरेटिंग सप्लाईज, ओके। अब ये मैंने क्यों बोला? इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो हमने कन्वीनियंस गुड जब डिस्कस किया था तो हमने बात करी थी कि कन्वीनियंस गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पे कंज्यूमर ज्यादा एफर्ट नहीं देता है उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में, वो प्रोडक्ट्स लेस प्राइस के भी होते हैं और शॉर्ट लिव्ड आइटम्स भी होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ऑपरेटिंग सप्लाईज भी क्या होती हैं? लो प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं, शॉर्ट लिव्ड आइटम होते हैं, और इंडस्ट्रीज मिनिमम एफर्ट लगाती हैं इन प्रोडक्ट्स को खरीदने में, ठीक है। और जैसे एसेसरी इक्विपमेंट हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशंस में, सिमिलरली ऑपरेटिंग सप्लाईज जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो भी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को फॉर्म करने में, लेकिन ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें तो आपकी जो 2 व्हीलर्स होती हैं, 4 व्हीलर्स होती हैं, या मशीनरी से रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि मशीनरी एक टाइम के बाद थोड़ा प्रॉब्लम करने लगती है, कुछ खराब चलने लगेगी, कुछ धीरे चलने लगेगी, तो उस टाइम पे उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया या ग्रीस हो गए, ये सब लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे ड्यूरेबल गुड्स और एक होते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो इनके बारे में आपने ऑलरेडी पहले पढ़ भी रखा होगा, सुन भी रखा होगा, तो हम जल्दी से इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे टैंजिबल प्रोडक्ट्स जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम?
ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जैसे आपको टेलीविजन हो गया, फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, प्रेशर कुकर्स हो गए, ये सब क्या है आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं। ओके, अब इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए सेल्स पर्सन का मेजर रोल रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, कंज्यूमर्स की नीड के अकॉर्डिंग उनको बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। ठीक है, साथ ही साथ प्री सेल्स और पोस्ट सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है ना। अगर हम रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लें तो कंज्यूमर यहाँ पे क्या चाहेगा कि उसको गारंटी मिले प्रोडक्ट की, क्योंकि वो इतना कॉस्टली प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहा है और प्रोडक्ट में अगर कुछ गड़बड़ी आ जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद तो वो उस चीज के ऊपर क्लेम कर सके कंपनी को, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं और कंज्यूमर उन्हें वन गो में कंज्यूम कर लेता है, वो क्या कहलाते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो लो प्राइस के रहते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स लो प्राइस के रहते हैं वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अगर कंज्यूमर किसी एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो रिपीट परचेज करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, है ना। और जब मार्केट में इतने ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो वहां पे एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अगर इतने कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपको कैसे उनसे आगे निकलना है या आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से कैसे ज्यादा अच्छा है, आपको ये कंज्यूमर को समझाने की जरूरत होती है। और इस टाइम पे एडवर्टीजमेंट इसीलिए ज्यादा से ज्यादा किए जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के। ठीक, इसका एग्जाम्पल जैसे फूड हो गया, आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिकेशन हो गए, ये सब क्या है हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अगर मैं सिर्फ कॉस्मेटिक्स की बात करूं तो आपको पता है कि कॉस्मेटिक्स में कितनी रेंज में प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। और हम जानते हैं कॉस्मेटिक्स में कितना ज्यादा टफ कंपटीशन है, एक ही प्रोडक्ट है और डिफरेंट कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं, लगभग आसपास के प्राइस पे उसको सेल करती हैं, तो कंज्यूमर के लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना कि वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज करे कौन सा नहीं। तो इस टाइम पे कंपनीज क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट ज्यादा करने की कोशिश करती हैं ताकि कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट परसेप्शन इन ओवरसीज मार्केट्स। अब देखिए, कोई भी अगर बिजनेस फर्म है उसको अगर फॉरेन मार्केट में एंट्री लेनी है, ओवरसीज मार्केट को कैप्चर करना है, तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है उसका एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट का एनवायरनमेंट और फॉरेन मार्केट का एनवायरनमेंट दोनों ही अलग होते हैं। ठीक, अगर मैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करूं, ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट बात करूं, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की बात करूं, तो ये सब कहीं ना कहीं फॉरेन मार्केट से अलग होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रैटेजीज भी चेंज करने की जरूरत है, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनमें भी चेंजेस लाने की जरूरत है अगर वो फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, राइट। तो अगर बिजनेस फर्म को अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में सेल करना है और ओवरसीज मार्केट को कैप्चर करना है, तो सबसे पहले उन्हें कंज्यूमर्स की नीड को समझना पड़ेगा कि वहां के कंज्यूमर का क्या पैटर्न है कंजप्शन का, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ठीक, अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस लाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ क्रिएटिव या कुछ इनोवेटिव करने की जरूरत पड़ेगी ताकि उनके प्रोडक्ट इजिली ओवरसीज मार्केट में सेल हो सके, राइट। इस टॉपिक को अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो कंज्यूमर्स ओवरसीज मार्केट में है उनका प्रोडक्ट को लेके दूसरा परसेप्शन हो सकता है, और वही सेम प्रोडक्ट अगर डोमेस्टिक मार्केट में सेल हो रहा है तो उनका जो परसेप्शन है प्रोडक्ट को लेके दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो ये बिजनेस फर्म को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो किस तरह अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेगा और किस तरह अपने प्रोडक्ट को ओवरसीज मार्केट में सेल करेगा। ठीक, अगर चेंज करने की जरूरत है, मॉडिफिकेशन की जरूरत है, अपने प्रोडक्ट से मॉडिफिकेशन लाए, कुछ इनोवेशन करे, कुछ क्रिएटिव करे ताकि वहां के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और अपने कॉम्पिटिशन को कहीं ना कहीं कट डाउन किया जा सके। ठीक है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो फॉरेन मार्केट की अलग है और डोमेस्टिक मार्केट की अलग है, तो प्रोडक्ट के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनानी है, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, वो भी कहीं ना कहीं अलग होंगी, वो भी डिफरेंशिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे मार्केटर को एडजस्ट करने की जरूरत है या कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। ठीक है,
पहला है हमारा टेक्निकल क्वालिटी में, साइज में, शेप, रॉ मटेरियल कंटेंट, पैकेजिंग में, लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कलर। तो अगर बिजनेस फर्म को फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना है, वहाँ के कंज्यूमर्स की नीड्स को फुलफिल करना है, तो इन सब एरियाज में कहीं ना कहीं मार्केटर को एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे ताकि वो फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर सके। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट एडेप्टेशन वर्सेस प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में हर बार इससे क्वेश्चन पूछा गया और डिफरेंस ही पूछा गया है। ठीक, और आपकी बुक में डिफरेंस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ढंग से नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में आपको दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट एडेप्टेशन क्या होता है और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। ठीक, अब इस चार्ट को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि प्रोडक्ट एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद हम इस चार्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि मैंने इस चीज को अडेप्ट कर लिया, मतलब कि जो भी वहां पे जैसी सिचुएशन थी, जैसे भी सर्कमस्टांसेस थे, मैंने वहां पे खुद को हिसाब से ढाल दिया, मैंने वहां पे उससे एडजस्ट कर लिया, यही मतलब होता है ना। तो प्रोडक्ट एडेप्टेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कि मार्केटर क्या करता है, पूरी मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाता है या मॉडिफिकेशन लाता है ताकि ये प्रोडक्ट हर एक कस्टमर के लिए सूटेबल हो, हर एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए सूटेबल हो। ठीक है, वहीं अगर मैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना, उसमें कुछ एनहांसमेंट लाना। प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होते ना, प्रोडक्ट के कोई फीचर्स में चेंजेस होंगे, बस प्रोडक्ट को एनहांस किया जाएगा, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट एडेप्टेशन में, इट इज सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मार्केट वैरायटी स्पेशली बाय मार्केट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्केट यूनिकनेस। वहीं अगर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, सो कंपनी शुड अप्लाई द 4 बेसिक मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज 4 P's, in the same way worldwide and ignore national specialties in individual market। अभी हमने यहाँ पे यही डिस्कस किया कि अडेप्टेशन में इंडिविजुअल पर्सन पे ध्यान दिया जाता है, एक एक पर्टिकुलर मार्केट पे एम्फेसिस होता है। ठीक, वहीं अगर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन में कंपनीज अपने 4 P's पे वर्क करती हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो वर्ल्ड वाइड उनका सेम होता है। ठीक है, नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं लाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट एवरी इंटरनेशनल कंपनी टेक्स इनटू अकाउंट रीजनल और लोकल कंडीशंस व्हिच आर टिपिकल टू द डिफरेंशिएशन। वहीं स्टैंडर्डाइजेशन में MNCs शुड थिंक ग्लोबली एंड अप्लाई इंटीग्रेशन एक्सेस वर्ल्ड वाइड। तो अगर हम अडेप्टेशन में बात करें तो जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो रीजनल और लोकल कंडीशंस को समझती हैं, ठीक है, उनको कंसिडर करती हैं और उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को फ्रेम करती है, मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक मार्केट को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद उस मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में चेंजेस लाने, प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे MNCs का फोकस क्या रहता है कि ग्लोबल लेवल वर्क किया जाए और वर्ल्ड वाइड मार्केट को एक्सेस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफर, altering relevant features of the product in significant ways for each and every individual geographical market in the product is sold, whereas in standardization, complete standardization would involve designing a product that is identical in every relevant way for geographical market in which the product will be सोच। तो इसमें वही पॉइंट कह रहा है कि एडेप्टेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को फ्रेम किया जाता है, प्रोडक्ट्स में चेंजेस किए जाते हैं ताकि वो उस मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सके। ठीक है, वहीं अगर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल किए जाते हैं। ठीक है, नेशनैलिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। अ प्रोडक्ट इज डिफरेंशियल फ्रॉम कंपिटिटर्स प्रोडक्ट एंड फर्दर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय पर्टिकुलर कंपनी, whereas
A standard product does not need to have all the characteristics of the other products buyer requires. तो adaptation में क्या होता है, जो product होता है वो कहीं ना कहीं different होता है हमारे competitor के product से, और even different हो सकता है जो कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाती थी उससे भी, ठीक है, उसका कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेम रहता है, नेशनैलिटी के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बायर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रोच। Adaptation is an approach of detailing the differentiation that exists between products and services, whereas in standardization of product is the approach for increasing commonality of product in the supply chain management. तो adaptation की क्या अप्रोच होती है, वो डिफरेंस देखता है, डिफरेंशिएट करता है प्रोडक्ट्स और उनकी जो सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही हैं उसके ऊपर। वहीं अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं तो इनका अप्रोच क्या होता है, एक कॉमनैलिटी को क्रिएट करना, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड सेल हो रहा है, तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक बायर या कोई एक स्पेसिफिक कंज्यूमर मार्केट को टारगेट नहीं किया जाता है, ठीक। तो पूरी मार्केट में कॉमनैलिटी को क्रिएट करना, कॉमनैलिटी का मतलब हो गया एक कॉमन कंज्यूमर्स की मार्केट को क्रिएट करने की कोशिश होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Unique aspects in product results in different in quality, thus increasing cost of production and lower economies of scale, whereas commonality in products results in higher productivity due to higher demand, having an impact on economies of scale, which lowers the total cost. अब ये आप खुद सोच के बताइए कि अगर कोई एक फर्म है वो हर एक मार्केट को कंसिडर कर रही है और हर एक मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस ला रही है और प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, ठीक, तो क्या उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगी, आएगी, राइट। और जब कॉस्ट ज्यादा आएगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कम हो जाएगी, है ना। वहीं अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कैसे हैं, वर्ल्ड वाइड सेम है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, चाहे कहीं भी इन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए। तो यहाँ पे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और यहाँ पे कॉस्ट क्या होगी, कम आएगी कंपनी को, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है, जब कोई भी फर्म या कोई भी इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करती है, हाई लेवल पे प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है, मतलब अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करती है ताकि उसकी कॉस्ट कम आए, उसको कहते हैं हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। अब आई होप ये पॉइंट क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नीड। Satisfy a particular need of the buyer, whereas in standardization satisfy the heterogeneous need of the buyer. यहाँ पे जब पर्टिकुलर मार्केट को कंसिडर किया जा रहा है तो पर्टिकुलर बायर की नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है। वहीं अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूँ तो हमारी मार्केट कैसी है, हेट्रोजीनियस इन नेचर है, ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस मार्केट को सेटिस्फाई करती है, राइट। लास्ट पॉइंट है इसमें एंड रिजल्ट। इन अडेप्टेशन इट शोज sense of value to the buyer, but they have to pay more for such products, whereas in standardization benefits buyer by lowering price. अब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगर किसी कंपनी की कॉस्ट ज्यादा आ रही है प्रोडक्ट को बनाने में तो वो प्रोडक्ट भी ज्यादा कॉस्ट पे सेल भी करेगी क्योंकि उसको अपनी कॉस्ट भी निकालनी है, ठीक है। अब अगर कोई कंपनी ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट सेम सेल कर रही है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं पड़ रहा है, राइट, तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, कम रहेगी। जब उसकी कॉस्ट कम रहेगी तो जो प्रोडक्ट भी मार्केट में निकालेगी वो भी कम कॉस्ट पे ही निकालेगी, है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं मेंशन है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ और अच्छे से। देखिए अगर मैं अडेप्टेशन की बात करूँ तो हम यहाँ पे मैकडोनल्ड्स के एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, दूसरी मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाए, प्रोडक्ट को अलग तरीके से अडेप्ट किया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, ऑल्टरेशंस किए ताकि वो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सके, ठीक। अब अगर मैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं तो टेक द एग्जांपल ऑफ कोका कोला। अगर आप कोका कोला इंडिया में परचेज करें या कोई फॉरेन कंट्री में परचेज करें वो सेम ही है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, ऐसा भी नहीं किया कि फॉरेन मार्केट में अगर प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करें, कुछ भी नहीं, एज इट इज ही
प्रोडक्ट सेल होता है फॉरेन मार्केट में भी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अगर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। ओके, और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे, क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ टीचर नहीं कंसिडर करती हूँ, कहीं ना कहीं आपकी गाइड भी हूँ, आपकी फ्रेंड भी हूँ, जो हर तरफ से आपको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको भी कभी ज़रूरत हो किसी हेल्प की, कभी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, शेयर करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड भी हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।